अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम जहां रंग पेश किया जा रहा है। मेज़बान बेहज़त जिलानी, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और इंजीनियर हैं निशवा। कि पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि ये सोचा नहीं जा सकता कि कश्मीर पर कोई डील होगी। उन्होंने कहा कि अगर 72 साल से मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे तो अब कैसे हट सकते हैं। डॉक्टर अवान, एक बड़ी दिलचस्प बात है जो कि आसिफ गफूर साहब ने कही और जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जिस पर खटक साहब ने इशारा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में आलमी ताकतों के अपने मफादात हैं, जिसके जो भी मकासद हैं वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके पूरे नहीं हो सकते। इस बयान की वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी अहम, टाइमिंग भी अहम है और जो बातें हुई हैं वो भी बहुत अहम है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन उसमें जाने से पहले एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये बड़ा अहम है, हम ये देख लें कि UAE की 3.1 बिलियन जो भारतीय हैं वो वहाँ पर मौजूद है। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अरामको के साथ एक मुआहिदा किया है 15 बिलियन का। ये बहुत अहम है। तो उनके तजारती तो सारे मामलात हैं ही, और ये मेरा ख्याल है काफी हद तक सेविंग स्ट्रेटजी अपनाई है UAE ने और सऊदी अरेबिया ने। एक तो ये चीज है ताकि वो जो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था वो ना हो। अगर उन्होंने कुछ करना होता, मैं बिल्कुल खटक साहब से अग्री करती हूँ, तो वो OIC के प्लेटफॉर्म से जिस किस्म का उन्होंने बयान दिया था कि इनको मिलकर करना चाहिए, तो उसमें नया क्या था जो उन्होंने कहा था। तो ये एक बड़ी अहम बात है। तो तवक्कुआत ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस दौरे से, जैसा कि खटक साहब भी कह रहे हैं। ISPR की जो अभी आपने बात किया उसमें उन्होंने बहुत अहम कॉन्फ्लिक्ट स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया है, जिसके 5 लेडर हैं, जिसमें सबसे आखिरी लेडर न्यूक्लियर है और सबसे पहला लेडर पीस टाइम जो कॉपरेशन है वो है, जो कि हम शुरू से ही कर रहे हैं। फिर बाकी कन्वेंशनल वॉर है, सब कन्वेंशनल वॉर है, कन्वेंशनल वॉर है। तो उन्होंने कहा है कि हम इन सब पे कर रहे हैं, ना हम कन्वेंशनल वॉर पे जा सकते हैं ना हम न्यूक्लियर पे जा सकते हैं। जबकि एक सहाफी ने सवाल किया था उनसे कि हम क्यों नहीं जा रहे न्यूक्लियर वॉर पे, क्यों नहीं जा रहे हम कन्वेंशनल वॉर पे, जिसका उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया था। उन्होंने एक और इसमें बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा है रिस्पॉन्स फैक्टर। रिस्पॉन्स सेक्टर में उन्होंने डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, फाइनेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ और इंफॉर्मेशन, और कहा है इन सब रिस्पॉन्स सेक्टर पे पाकिस्तान एट द सेम टाइम अमल कर रहा है। जिसका मतलब ये है, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से लोगों को मेरा ख्याल है तालीम भी दी है इस हवाले से कि हमारी किस किस्म के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं और हम कर रहे हैं। और उसकी एक मिसाल हमारे सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच से बात करने जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से बात हो चुकी है, OIC ने भी एक प्लेटफॉर्म हमने एक इनिशिएट किया हुआ, साथ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और लॉ के अंदर भी मामला जाने जा रहा है। तो ये बहुत अहम एक मामला है। और जहां तक उन्होंने इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक जो तस्वीर खींची है कि जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, जिसमें भारत बार बार कहता है, जब मोदी को अवार्ड दिया UAE की तरफ से तो उसमें एक बयान आया बड़ा हाई ऑफिशियल की तरफ से इंडियन कि अब हमें खित्ते में कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और उसका जवाब आज आसिफ गफूर ने कहा है कि इग्नोर हमें भी किया नहीं जा सकता। वो अफगानिस्तान की सिचुएशन भी हमें आपको बता रही है और बाकी डायनामिक्स चाइना के साथ जो ताल्लुकात है उसमें एक्चुअली हु इज ही वाला मामला हो गया था भारत के साथ। तो अब वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए और इस डर में कि अफगानिस्तान में जो पीस होगा वो उनके हक में नहीं होगा, उस सिचुएशन के अंदर वो प्ले कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये सब चीजें क्रिएट तो कर ली, लेकिन एंड कहाँ होना है ये अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा। अच्छा। और इस नई डेवलपमेंट में सऊदी अरेबिया और UAE की जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके मेजरमेंट पैराडाइम्स हैं। मेजर आप कर सकते हैं इमीडिएटली वॉर, जो उन्होंने जिस तरीके से वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है वो हटाएं। 30 दिन से लॉकडाउन जो जारी है उसको हटाया जाए। अगर तो वो इमीडिएटली हटाया जाता है इस सारी गुफ्तगू के नतीजे में, तो हम समझेंगे ये फ्रूटफुल है, जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि फिर कोई बयान आएगा और बाद में चीजें डिस्पर्स हो जाएंगी। अगर तो वो ये कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात फिर आएगी यूनाइटेड नेशंस की तमाम उन रेजोल्यूशंस के ऊपर जिससे अभी तक भारत ने डेविएट किया है। और इंटरनेशनली पाकिस्तान ने दोबारा अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लिया है अभी रीसेंट गुलभूषण को काउंटर रसाई देकर, और दोबारा उन्होंने अपना एक पीस करतारपुर कॉरिडोर खोलकर एक इंटरनेशनल मैसेज जाता है। कहते तो हैं हमारे बहुत सारे दोस्त कि भाई क्यों खोल दिया, हम क्यों नहीं लड़ लेते। देखें, जो पीस का रास्ता है वो मुश्किल होता है, लेकिन उसके ऊपर चलने से ही आगे आसानियां पैदा होती हैं।
اور آخری سوال ہے میرا ڈاکٹر اوان سے. ڈاکٹر اوان یہ بتائیے گا کہ اگر برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ بظاہر بہت ساری ابھی تک اس کے اندر مشکلات ہیں، ہارڈ بریکسٹ کی بھی بات کی ابھی خٹک صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو برطانیہ میں مقیم جو غیر ملکی ہیں ان کے لیے صورتحال کیا ہوگی؟ جی بالکل. پہلے تو مجھے یہی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ بریگزٹ کو انہوں نے ایکچولی استعمال ہوا ہے یہ سیاسی جمہوریت کا جنازہ نکالنے کے لیے جو ہم نے دیکھی ہے، جو برطانیہ کی سیاست ہے وہ کس طریقے سے سب کے سامنے ایک انٹرنیشنل پکچر پیش کر رہی ہے، تو وہ ایک سیل بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے ان کے لیے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں، جو ہارڈ بریگزٹ یا نو بریگزٹ کی بات ہو رہی ہے کہ نو بریگزٹ کی کیا خطرات ہیں جس کی وجہ سے اتنا تماشا بنا ہوا ہے اس وقت. تو اس کا سب سے پہلا جو 2-3 خطرے ہیں وہ تو میں آپ کو جلدی جلدی سے بتا دیتی ہوں. اس میں فوڈ کی کمی واقع ہو سکتی ہے، بارڈر ڈیلیز ہو سکتے ہیں، امیگریشن چیک جو ہیں وہ انکریز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو حالات پیدا کر رہی ہے اس میں شارٹیج آف فیول اور میڈیسن اور یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ برطانیہ تقریباً $16 بلین ہر سال ایکسپورٹ پر نقصان اٹھائے گا اگر وہ کوئی ڈیل نہیں کرتا، جو کہ جانسن جا رہے ہیں اور باقی کوئی 21 ایم پیز جو ہیں ان کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور اس وقت بھی جو برٹش پاؤنڈ ہے وہ اس وقت 3 سال میں اپنی کم ترین سطح پر موجود ہے، تو آج آیا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت بری سچویشن پیدا ہو رہی ہے. اور جانسن کا یہ خیال ہے کہ 15 اکتوبر تک الیکشن ہو جائے اور اس کے بعد کو 15 دن بعد بریگزٹ ہو جائے. تو یہ تو پاسبل ہے ہی کیونکہ ورک آؤٹ کرنے کے لیے ٹائم بہت کم رہے گا. اور جو ہمارے امیگرینٹس ہیں، امیگرینٹس اتنے ڈرتے یہ کیوں ہیں؟ جو آپ دیکھیں انٹرنیشنلی آپ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں اور ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اکانومی کے اندر، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو، اور وہاں پر جانے کے بعد وہ کس حساب سے میڈیسنز میں دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں. اگر جو وائٹ ہیں وہ نہیں کام کر پا رہے یا ایکیڈیمکلی انہوں نے اپنی پوزیشن اسٹرانگ نہیں کی، گورنمنٹ کی سپورٹ انہیں شروع سے حاصل رہی اور ایکسٹرا آرڈینری حاصل رہی، لیکن ہمارے کے لوگ امیگرینٹ بڑے محنتی ہیں، تو وہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ کو بلاک کر کے کوئی ڈیولپمنٹ. بہت بہت شکریہ.